हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम साना साना हाथ जोड़ के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को हमने ख़त्म किया था। इस पैराग्राफ तक हमने ये पढ़ा कि जब लेखिका अपनी सिक्किम यात्रा पर जा रही हैं तो हिमालय की दुर्गम चढ़ाइयों को पार करते हुए वहाँ के आम लोगों के जीवन को देखती हैं, उनके संघर्ष को देखती हैं, कितना उनका जीवन संघर्ष में व्यतीत हो रहा है। उसके आगे हम शुरू करते हैं। लेखिका, उनका गाइड जितेंद्र नार्गे चढ़ते जा रहे हैं। हम लगातार ऊंचाइयां पर चढ़ते जा रहे थे। जितेंद्र बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट को ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेंद्र ने बताया, हर दिन 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। जिस पहाड़ी चढ़ाई पर लेखिका अपने गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ चढ़ रही थीं, उसके बारे में जितेंद्र नार्गे ने बताया कि यह जो पहाड़ी बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से लौट रहे हैं और लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई ये बच्चे प्रतिदिन चढ़ते हैं। प्रतिदिन आना, प्रतिदिन जाना। क्या स्कूली बस यहाँ नहीं है? ऐसा लेखिका ने पूछा। उनके साथ में उनकी सखी सहेली मणि थी। मणि ने पूछा। मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा। मैडम, यहाँ मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। कि जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ चल रहे हैं, ये इलाका मैदानी नहीं है, पहाड़ी है। और इस पहाड़ी इलाके में बसों का आवागमन बहुत कठिन है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। यहाँ के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनतकश मिलेंगे। मैदान पर जैसे लोग चिकने होते हैं, वर्बीले होते हैं, यहाँ वर्बीला का मतलब है जिसका पेट बढ़ा होता है, चर्बी वाला। तो यहाँ आपको चर्बी वाले लोग नहीं मिलेंगे, जिनके पेट में चर्बी बढ़ गई हो, फैट बढ़ गया हो। यहाँ के लोगों का जीवन कठोर है। यहाँ के लोग इतना पहाड़ चढ़ते हैं, उतरते हैं कि उनका पेट बढ़ता ही नहीं है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। जो पहाड़ी के नीचे स्थान है, उस स्थान पर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इसमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। ऐसा उनके गाइड जितेंद्र नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बड़े मेहनतकश हैं, उनका जीवन बहुत कठोर है। पहाड़ी के नीचे तराई में बड़ी मुश्किल एक स्कूल है, बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। और यहाँ के बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, अपने गृह कार्यों में, जैसे अपनी माताओं के साथ जो उनके पशु हैं पालतू, उनको चराना, पानी भरना, जंगल से लकड़ियाँ काटना, उन गट्ठरों को बांध करके सर पर ढो करके खुद घर तक पहुँचाना, ये सारे काम करते हैं। और इन कार्यों को मैंने भी किया है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, कि इतना चौड़ा बनाया गया कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में पहुंच जाएंगे। ऐसे
रास्तों का निर्माण किया गया। ऐसे पहाड़ी रास्तों पर, पहाड़ी स्थानों पर रास्ते बनाए गए कि उन रास्तों में से सिर्फ एक जीप ही निकल सकती है। और थोड़ा सा भी ड्राइवर ने गलती की कि ड्राइवर के साथ गाड़ी सहित पूरे यात्री उस खाई में नीचे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी जो चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही हैं। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी चेतावनियां सिक्किम सरकार ने ऐसी पहाड़ी रास्तों पर बोर्ड लगा करके लिख रखी थी। कृपया धीरे चलें, सजग रहें, कितने खतरे हैं। और उन्हीं स्थान पर एक बोर्ड पर लिखा था, धीरे चलाएं, बच्चे घर में आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि एक फिर चेतावनी लिखी थी। क्या लिखा था उसमें? वी केयर मैन ईटर अराउंड। वी केयर, आप यहाँ पर जंगली जानवर हैं, साथ रहें। मैन ईटर अराउंड, जो जंगली जानवर मतलब नरभक्षी, मैन ईटर आदमियों को खाने वाले, अराउंड चारों ओर। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। याक एक जानवर होता है जो बर्फीले स्थानों पर अधिकतम पाया जाता है, जिसके पूरे शरीर पर बाल होते हैं। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। ये याक की पहचान बताई। पूरे शरीर पर उनके बाल होते हैं, और वो किस लिए? ताकि जो पहाड़ों से बर्फ गिर रही है उससे अपने शरीर को ठंडक से बचा सके। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू क्या है? एक सिक्किम परिधान है, सिक्किम में जो औरतें पहनती हैं। बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उसका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। जैसे ही लेखिका ने, सूरज ढल रहा था, लेखिका ने उस ढलते सूर्य की सुंदरता को देखा, और उस सुंदरता के बीच कुछ पहाड़ी औरतें अपनी गायों को, अपने पशुओं को चरा करके वापस लौट रही थीं। कुछ के सिरों पर भारी भरकम गट्ठर थे। और उसी समय लेखक के दृष्टि में पड़ा कि आकाश बादलों से घिर रहा था। जब हम उतरती संध्या में, ढलती हुई संध्या में वापस आ रहे थे, चाय के बागानों के पास से जो हमारी जीप गुजरी, तो दृश्य ने फिर मुझे एक अपनी ओर खींचा। वो दृश्य था, हरे भरे बागानों में कई युवतियां थीं जो बोकू पहन करके चाय पत्ती तोड़ रही थीं, और उनका सौंदर्य मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ऐसा सौंदर्य, ऐसी सुंदरता लेखिका के लिए असह्य थी, क्योंकि उसने ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। लायुंग बहुत ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक छोटी सी बस्ती थी, नाम था उसका लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, ऐसा वहां शांत परिवेश था कि हम जैसे लोगों को, जो ऐसी सामान्य बस्तियों में रहने वाले लोगों को उसका भान ही नहीं था कि ऐसे बस्तियां भी हो सकती हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ वातावरण भी कहीं हो सकता है।
दौड़ धूप की जिंदगी से दूर शांति। हम उसी लाइन में ठहरे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हम रुके। वहीं हमारा रुकने का स्थान तय हुआ। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। जो हमारा रुकने का स्थान था उस स्थान पर जाकर के अपना हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुई, तैयार होकर के जो तिस्ता नदी का किनारा था वहीं जाकर के पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुनकती रुंझुनाहट सी आवाज आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति को इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। इस भाग में आपने देखा किस प्रकार लेखिका उस दृश्य से अभिभूत हो रही है कि उसको एक बोधिसत्व सा ज्ञान, नन्हा सा बोधिसत्व, जिसे उनके अंदर एक इस दुनिया से दूर होने का ज्ञान भर रहा हो, ज्ञान हो रहा है। वही सुख शांति है। जिस स्थान पर लेकर बैठी है वही स्थान उसको लग रहा है, वही सुख है, वही शांति है, वही सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। ऐसी संपूर्णता जो अखंडित है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। संपूर्ण हो गया जीवन, ऐसा उसको लगने लगा। पेड़ पौधे, पशु, आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। सब लोग अपने क्रम में लगे हुए हैं, जैसे एक यंत्रवत जीवन चल रहा था, सुखमय जीवन। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ किया और अक्षम्य अपराध भी किया। हिमालय और हिमालय के आसपास के लोग, हिमालय के आसपास की बस्ती, वहां रहने वाले व्यक्ति, इंसान, पशु पक्षी, प्रकृति, सब कुछ मेरे लिए कविता ही नहीं, एक दर्शन बन गया था कि इनके बारे में मैं कुछ जानूं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपने अंजलि में भरा तो भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर शक्ति, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। लेखिका ने, जो नदी किनारे बैठी हुई थी, उन्होंने अपने अंजलि से तिस्ता नदी का जल अंजलि में भरा और धड़कते हृदय से अपने अतीत को याद किया। स्मृति में अचानक याद आया, अतीत ने कहा कि तुम्हारे यहां तो जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, कुछ कसम खाई जाती है। क्या संकल्प करूं, क्या निश्चय करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। मैं उस जगह ऐसी स्थिति में थी कि मैं संकल्प नहीं कर सकती थी। भीतर थी तो एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना थी। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। मेरे अंदर जो भी विष है, हलाहल मतलब दुर्भावनाएं हैं, तामसिकताएं हैं, क्रोध है, गुस्सा है, इसी बहती धारा में बह जाएं, ऐसा मैंने संकल्प किया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। काली रात। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर
जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वैरात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए वह जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि सब अवाक होकर उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता को कहाँ से लाती थी हमको नहीं पता, मुझको नहीं पता। लेकिन वहाँ हमने अपनी सखी मणि के साथ बचपन जिया, बचपन का अनुभव किया। और वो बचपन कैसा, वो क्या था, उस मादकता का एक असर था। उस सुबह में, उस रात में, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में वो मादकता थी कि हमको वो बचपन तक ले आया, आनंदित कर दिया। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य। जब जिस रात हम लायुंग में रुके थे उसके बाद जब सुबह हुई तो बेहद शांत और बेहद सुरम्य। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। वहाँ के लोगों का जो जीविका का साधन था पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले टहलने निकल पड़ी। मैंने उम्मीद की थी कि मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल समुद्र तल से, सी लेवल का मतलब है समुद्र तल, 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम लोग थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। हम मैदानी लोग जब किसी ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य भरे स्थान पर पहुंचते हैं तो हमको सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही होता है कि हम बर्फ देखें। वो हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती, लेकिन नहीं मिली। वहीं पर घूमते घूमते मैंने एक सिक्किम नवयुवक को देखा। उस नवयुवक ने मुझे बताया प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यहाँ पर भी लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसके कारण से बर्फ का गिरना, स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। उसने बताया नवयुवक ने कि अगर आप लायुंग से कटाओ जाएंगी तो कटाओ में मुझे बिल्कुल बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। जिस प्रकार स्विट्जरलैंड में का मौसम रहता है उसी प्रकार से सुंदर सुरम्य वातावरण, उसको कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो वहां आप जाइए, वहां आपको बर्फ मिल जाएगी। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, वो कटाओ एक ऐसा स्थान जो गुमशुदगी की जिंदगी जी रहा था। बहुत सुंदर तो स्थान था लेकिन अभी लोगों की पहुंच में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, जैसे कि प्राकृतिक स्वरूप वातावरण का होता है उसी रूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। जहां पर हम रुके हुए थे वहां से 500 फीट की ऊंचाई पर और लगभग उस स्थान से लायुंग से 2 घंटे का सफर था। वह युवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर बढ़ चला, क्योंकि उम्मीद थी
कि शायद कटाव में वर मिल जाए। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घंटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। उस यात्रा में जो हमको स्थान मिल रहे थे, चाहे पेड़ हो, पहाड़ हो, आकाश हो, घाटियां हो, सब पर बादलों की एक परत थी। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। ऐसे खतरनाक रास्ते थे, ऐसी खतरनाक घाटियां थीं कि हमारी जुबान नहीं खुल रही थी। हम चुपचाप सांस बांधे बैठे हुए थे। और उस पर बारिश, ऐसा खतरनाक रास्ता और उस पर पहाड़ी रास्ता और ऊपर से बारिश। एक चूक और सब खल्लास। थोड़ी चूक हुई, जीवन समाप्त। सांस रोके हम धुंध और फिसल से भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ते जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कुछ पता नहीं था। अगर हमारे कान कुछ सुन पा रहे थे तो सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। उसके आसपास का जीवन हमको कुछ नहीं पता था कि यहाँ हवा भी है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु जानवर भी हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। एक चेतावनी लिखी थी एक बोर्ड पर, लिखा था, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीच। थोड़ी देर दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। आप अगर अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो दुर्घटना से बचिए, सावधान रखिए, सावधान रहिए, सावधानी रखिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। करीब आधे रास्ते के बाद धुंध छटी, साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नारगी उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। जैसे ही जितेन ने बताया कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है कटाव, तो मणि जो मेरी सहेली थी, स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, कहा, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। ये शायद स्विट्जरलैंड से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।